नमस्कार। जनसारथी न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिसका परिचय देना निश्चित रूप से जैसे सूरज को दिया दिखाना होगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तमाम रील्स देखते हैं, कहीं ना कहीं इनका चेहरा आपने जरूर देखा होगा। इन्हें सोशल मीडिया डीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीएसपी संतोष पटेल की। संतोष पटेल जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम जानेंगे किस तरह से इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है और लोगों के दिलों में इस तरह से जगह बनाई है। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसारथी में। थैंक यू और मेरा सभी को नमस्ते। संतोष जी, सबसे पहला सवाल, आपकी जो ये दुनिया शुरू हुई, यूट्यूब दुनिया कहें, फेसबुक, सोशल मीडिया की दुनिया, ये कहाँ से शुरू हुई? इसका आगाज कहाँ से हुआ? वैसे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसका नाम ही है सोशल मीडिया जी। और तो जो समाज में हो रहा है उसमें हर कोई अपनी साझेदारी दे सकता है, बता सकता है कि क्या चल रहा है, कैसा होना चाहिए। और इसका उद्देश्य भी मुझे लगता है यही था, क्योंकि जो मीडिया तो एक लिमिटेड है कि वो खबरें पॉलिटिकली होगी तो फट से आएगी, क्राइम भी होगी तो आएगी, लेकिन आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मीडिया के जो हमारे भाई लोग हैं उनकी भी संख्या एक सीमित है। तो सोशल मीडिया इसलिए बना कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसे आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, या कोई आप इशू है समाचार तक नहीं पहुंच पा रहा, नेताओं तक, सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा, तो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। हम सरकार के अंग हैं, सरकार का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हमारी कोई भी अच्छी गतिविधि शासन की इमेज बिल्ड करती है, शासन का एक ये बोलें कि वो है, छवि बताती है कि कैसी पुलिस है। क्योंकि जब पुलिस एक छोटी सी गलती करती है, किसी दलित, गरीब, आदिवासी या किसी को एक डंडा मार देती है या कुछ वीडियो बनता है तो उस पर बड़ी घटना बनती है, और ये होता है सीधे माननीय मुख्यमंत्री बोले आपकी सरकार में ये हो रहा, मतलब आपकी पुलिस। हालांकि नहीं, यहाँ तो सीएम साहब आए कुछ कहने, ना कोई आया, लेकिन सीधे बात वहां तक जाती है। तो हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार के अंग हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग 24 घंटे नौकरी करते हैं, पुलिस की नौकरी। अगर हमारी तरफ से कुछ अच्छा हो रहा तो लोगों को तो पता चले कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। और फिल्मों ने जो दिखाया पुलिस को, या तो गुंडा दिखाया, हाँ, या चमचागिरी करते दिखाया गया, नेता की इर्द गिर्द घूमते हुए, या भ्रष्टाचारी के रूप में आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा। तो हम भी जब पुलिस की नौकरी में नहीं थे तो ऐसी इमेज करते थे कि ऐसा होगा, क्योंकि जैसा फिल्मों देखता है लोग उसको वास्तविकता से जोड़ते हैं। तो फिर वो चीजें जब वो दिखाते हैं तो हम जो अच्छा करें तो हम क्यों ना लोगों को बताएं कि पुलिस अच्छा करती है, और करती है। वो अलग बात है, कोई छोटी मोटी किसी से गलती हो वो व्यक्ति की गलती है। मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक निकाय है, पुलिस एक संगठन है, और जैसे एक जाति होती है, समझ लीजिए, तो एक पुलिस जाति है। अगर एक ने गलती की तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जाति खराब है। तो उसको वो अगर एक गलती की तो पुलिस ने गलती नहीं की, मेरा मानना उस पुलिस वाले ने की, उस व्यक्ति ने की, तो उसको सजा मिलती है। लेकिन अब नेगेटिव चीज तो बिल्कुल उसकी तरह होती है, ज्यादा फैलती है, तत्काल फैलती है। वो तो विषाणु की तरह है, वायरस कोरोना जैसे उड़ा तो फैल गया। एक बोतल पानी रखा, एक बूंद रंग की डाल दो तो पूरा पानी खराब कर देगा। ऐसी नेगेटिविटी होती है, और पॉजिटिविटी को तो प्रमोट करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो हम लोग भी जब कुछ अच्छा करते रहे तो सोशल मीडिया पे साझा करते हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, ये मुझे भी अच्छा लोगों को पसंद आया, इसलिए आप उसको कंटिन्यू। तब मैंने उसको चीज को देखा कि लोग पुलिस को अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, लोग पुलिस को के बिहेवियर को देखना चाहते हैं कि पुलिस प्रेम से बात करे। नॉर्मली हमारे जो पुराने हवलदार हैं या पुराने, वो उनकी टोन थोड़ा तेज रहती है। जब कोई नॉर्मल जाता है तो उससे तेजी से बात करते हैं, तो उससे लोग, एक तो वही व्यक्ति थाने जाता है जो परेशान हैरान होता है, या पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है जो शैतान या हैवान होते हैं। अब इनके साथ करो तो ठीक है, लेकिन जो परेशान हैरान होकर पहुंचा है वो पहले तो मंदिर जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे कष्ट दूर कर दे। जब उसे लगता है कि ये कुछ नहीं हो तब जाकर वो थाने जाता है। तो उस समय अगर हम प्रेम से बात करते हैं तो उसे तो एहसास होता है कि हाँ कोई अपना है, अब हमें न्याय मिलेगा। और मैंने बहुत से मामले भी देखे कि हमने उनसे अच्छे से बात कर ली बैठ के, तो सुलझ गए हैं, वो खुश होके गए। संतुष्टि होनी चाहिए व्यक्ति में, और वो होता है अगर हम अच्छे से बात करते हैं। तो बस इसलिए हम लोग जब अच्छा करते हैं तो मैं दिखाने के प्रयास से लोगों को सोशल मीडिया में साझा कर देता हूँ।
पुलिस का वो चेहरा जो आमतौर पर लोगों के सामने नहीं आता, उसे दिखाने के लिए आपने सोशल मीडिया का माध्यम, सशक्त माध्यम पाया और इसीलिए आप इस तरफ आए। जी जी जी। अब मैं लौटूंगा सबसे पहले आपकी शुरुआत जो हुई, बचपन आपका कहाँ बीता? सुना है बड़ी परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं थी, बड़े संघर्ष के साथ आपने इस मुकाम तक पहुंचे। बिल्कुल सच है। और मेरा ये मानना है कि जब तक संघर्ष ना हो जिंदगी में तो उस जिंदगी का मजा भी नहीं है। आपने भी कहीं 2 लाइन सुनी होगी कि ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हर किसी के जीवन में संघर्ष है। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। और मेरा ये मानना है बिल्कुल 100% की सफल तो बहुत से लोग होते हैं। मैं डीएसपी हूँ, बहुत छोटा अफसर हूँ, IAS IPS से बहुत बड़े अफसर है, लेकिन जिसकी जिंदगी में संघर्ष है या जिसने हटकर काम किया, किसी गरीब मजदूर के बेटे ने सिविल सर्विस पास की, किसान के बेटे ने, तो लोग उसे पढ़ना चाहते हैं, उसे देखते हैं कि इसने कैसे वहां से वहां पहुंच गया। मैं एक किसी मान लो IAS का बेटा है, जरूरी नहीं कि IAS बना, अगर उसको कहा जाए कि फावड़ा लेके चलो खेत में, फावड़ा चलाओ या गोबर भर के तसला में जाके घूर पे डालकर, वो नहीं कर पाएगा। करेगा तो 50 लोग उसे देखेंगे, क्योंकि उसकी करने की शैली अलग होगी, उसके वो चीजें होंगी। आज मैं जैसे बोल रहा हूँ आपके सामने, अभी मेरा उतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मेरा जो बोलने की शैली उतनी अच्छी नहीं है, हाली विचार मेरे जैसे भी उसके पीछे परिवेश होती है, तो वो लोग देखते हैं, उस चीज को देखना चाहते हैं ना लोग, कि संघर्ष को लोग सुनना चाहते हैं, संघर्ष को लोग देखना चाहते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। क्योंकि 90% से ज्यादा लोग संघर्ष करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वो आप लोग बोलते हो कि सोने की चम्मच क्या चांदी की चम्मच, तो वो अलग बात है। बाकी 90% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो संघर्ष करते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सर्विस हो। तो संघर्ष तो देखिए स्कूलिंग जो है वो क्या ग्रामीण परिवेश गांव में ही हुआ था? बिल्कुल। मेरा स्कूल पूरी तरह से पहली कक्षा से लेकर मैं 8वीं तक अपने गांव के स्कूल में पढ़ा। और देवगांव है मेरा, पन्ना जिले में अजयगढ़ तहसील पड़ती है, वहां से 6-7 किलोमीटर दूर गांव है। और गांव से हटकर हमारा एक परिवार का डेरा पड़ा, पुरवा बोलते हैं हमारे यहाँ भाषा में। तो 7-8 घर है, वो जंगल के किनारे रहते हैं हम लोग। और हमारी सोर्स ऑफ इनकम हुआ करती थी, पूरा हम लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड थे। जैसे गर्मियों में तेंदू पत्ता तोड़ते थे, मैं खुद जाता था, मैं अपने उसमें सबसे ज्यादा तेंदू पत्ता तोड़ के लाने वाला था। मतलब प्रतिस्पर्धा होती है, हम लोग 4 बजे जाते थे जंगल और वहां से पत्ते तोड़ के लाते थे 9 बजे, फिर दिन भर उसकी गड्डी बनाते थे, फिर शाम को 5 बजे फड़ पे उसको सेल करने जाते थे, बेचने। तो उसमें कंपटीशन हुआ करता, आज कौन सबसे ज्यादा लेकर आएगा। तो वो हम लोग 4 बजे निकल जाते थे, फिर तोड़ के सर पे लगभग 50-60 किलो का बोझ रख के 5-6 किलोमीटर दूर से लाते थे, फिर यहाँ बना के फिर गाँव ले जाते थे फड़ पे गिनाने। तो वो लोग गर्मियों में करते थे, फिर गर्मी जैसी खत्म होती है, बारिश चालू होती है, तो प्लांटेशन चालू होती है फॉरेस्ट की, तो वो प्लांटेशन में काम किया करते थे, गड्ढे खुदाई हो गया, इसके बाद पौधा लगाना, तो उसका शासन की तरफ से पैसा मिलता था। इसके बाद फिर जो ठंडियों का सीजन आता था तो शहद तोड़ते थे हम लोग, हमारे पिताजी लोग तो अभी भी करते रहते हैं। तो शहद तोड़ के फिर बेचते थे, शुद्ध शहद हम लोगों ने खूब लोगों को खिलाई है और खूब खुद भी खाए हैं। और फिर इसके बाद ये हो गया, खेती किसानी चलती है, गर्मियों में खेती किसानी भी होती थी, तो सब कुछ करते थे। इसके बाद टाइम जो मिलता था पढ़ने जाते थे। तो इतना सब करने के बाद आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता था? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पढ़ाई इकट्ठे करना, फिर कहीं पौधों का पौधारोपण, खेती किसानी में सहयोग करना, ये ज्यादातर हमारे गर्मी के 3 महीने जो फ्री रहते थे, जो पत्ता टूटता गर्मियों में और पौधा लग जाता है जून जुलाई में, तो वो अगस्त जुलाई के बाद ही पढ़ाई चालू होती है। प्लांटेशन का तो टाइम रहता था 15 से 20 दिन, और पत्ते तोड़ने का भी 10-15 दिन चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता था। तो इसी में हम लोग कर लेते थे, बाकी दिनों में फिर पढ़ाई भी करते थे। अच्छा, स्कूल समय में जब आप स्कूलिंग में, आपने बताया 1st to 8th क्लास तक जब आप पढ़ रहे थे, आपकी पढ़ाई कैसी थी? मध्यम दर्जे की या बहुत इंटेलिजेंट? जैसे बच्चे टीचर्स बोलते हैं कि नहीं ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो क्लास के किन बच्चों की श्रेणी में आया करते थे आप? मैं 1 से 4वीं तक तो बहुत गधा था। मेरे को याद है, गधे को जैसे ऊपर आप माल लाद देते ना, तो मेरे चाचा हैं एक, वो 11वीं पास है शायद, 10वीं 11वीं, तो वो पढ़ाते थे हम लोगों को। तो मेरे को हाँ ईंट रख देते थे, मुर्गा बना देते थे, फिर ऊपर से ईंट, और बोले जाओ अब वहां तक, गिर गई ईंट तो दोबारा फिर यहीं से जाओगे। और वो पूछा करते थे, पहाड़ा बोलते हैं हमारे टेबल को, गिनती पहाड़ा, तो वो भूल जाता था। मेरी मेमोरी थोड़ा मुझे लगता है कम थी उस समय, पढ़ने में भी ज्यादा रुचि नहीं थी,
हमारे परिवार में कोई पढ़ा भी नहीं था तो ज्यादा वो मन भी नहीं लगता था, पर पढ़ते रहते थे। तो वो दौर भी खेल कूद का रहता है, तो थोड़ा खेल कूद का रहता है, दूसरा माहौल भी रहता है, लेकिन माहौल होता है। फिर माहौल क्रिएट हुआ ऐसा कि कुछ हमारे ही गांव के कुछ उन लोगों को कभी मैं भूलूंगा नहीं, जिनने इस विषय में सोचा। लोग सोचते हैं कि हम छोटा सा प्रयास करेंगे इससे कोई परिवर्तन थोड़ी आने वाला है। मैं जैसे बहुत से प्रयास करता हूँ, अभी घाटी गांव में तो आदिवासी बच्चे, उनको ट्राइबल हॉस्टल में एडमिशन दिलाया। मुझे पता है, मैंने पता किया 2 माह बाद वो चले गए, लेकिन अभी नाम लिखा है, इस वर्ष अभी बात की तो फिर आएंगे। उसमें से अगर एक बच्चा भी निकल गया तो मैं सफल हूँ जिंदगी में। उनने जिनकी नौकरी नहीं लगी उनने कोचिंग चालू की, उस समय 20 रुपए फीस लिया करते थे महीने की, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उससे ऐसा माहौल हुआ कि पूरे गांव के बच्चे एक होते थे, फिर उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती थी, कंपटीशन, जो होशियार उसको इनाम मिलता था, तो वो इनाम का इतनी उत्सुकता होती थी कि एक बार बिस्किट का पैकेट मिल जाए, 2 रुपए का पेन मिल जाए। मेरे को आज भी याद है, पहला इनाम मेरे को 2 रुपए का वो पेन मिला था, फिर उसके बाद एक स्टील का टिफिन मिला था 26 जनवरी में। तो वो मैं बड़ा मोटिवेशन हुआ करता था। फिर वो माहौल बदला, हम पढ़ना शुरू किए, और पढ़ते पढ़ते फिर थोड़ा सा परिवर्तन आता है। एक मेरे ऊपर, मैं ये कहूँ कि एहसान है, उस व्यक्ति को मैं जानता तो नहीं हूँ। सन 2000 की बात है, आपकी मदद की। मैं आपको कहानी बता देता हूँ, मैंने कहीं नहीं बताई कहानी। मेरी पिताजी कारीगर है, मिस्त्री हैं, तो वो कहानियाँ याद करके बड़ी भावनाएं जागृत हो जाती है अंदर से। हमारी बहन का बाल विवाह हुआ, हमें पता ही नहीं, जब हम इतने छोटे थे कि हमें ये पता नहीं था कि शादी क्या होती है। हाँ, उसके बाद वो कर्ज अलग से था, और उसी कर्ज के बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत खराब हो गई तो ये ब्लड रहता है ये पानी में बदलने लगा, और पानी में बदल गया। तो फिर पहले पिताजी झाड़ फूक करवाते रहे, देसी दवाएं यहाँ वहाँ दिलाते रहे, ऐसा करके लगभग 6 माह बीत गया, तो वो पानी मवाद में बदल गया। तो ये मतलब सूझ रहा था ढेर सारा। तो फिर मेरे को बेड़ा हॉस्पिटल ले गए, एडमिट करवाया, वहाँ बहुत पैसा लगा और महंगा इलाज हुआ। तो मेरे पिता, ब्लड चढ़ना था तो ब्लड मिल नहीं रहा था। तो उस समय एक मेरे पिताजी की दोस्ती हो गई थी सुपारी खाने वाले से। ये बड़ा वैसी चीजें होती हैं, गुटखा, तंबाकू, सुपारी, गांजा, दोस्त आसानी से बना देती हैं, और ऐसी दोस्ती बनती है कि छोड़ते नहीं। तो सुपारी मेरे पिताजी बहुत खाते हैं, अब तो कम करा दिया हमने। तो उनकी दोस्ती हो गई थी, स्वीपर था कोई झाड़ू लगाने वाला, उससे सुपारी को लेकर। और वो भी दोस्ती कैसे हुई, इनने कभी थूक वूक दिया होगा तो नीचे से बोला होगा जाकर देखो ऊपर से किसी ने थूका, तो वो देखने आया तो उल्टा दोस्ती करके चला गया उनसे। तो फिर उसने ब्लड दिया था। अब मुझे याद है मेरा इलाज हुआ, मैं वहां से लगभग 6 माह बाद आया था। फिर मेरा जो मेंटल लेवल था, मुझे लगा उसके बाद बहुत बदल गया। मैं पहले मेहनत करता था लेकिन रिजल्ट कम आता था, लेकिन फिर रिजल्ट अच्छा आने लगा, मेहनत तो करने लगे। फिर परिवर्तन आया वैसा पढ़ाई में, और 8वीं के बाद फिर हम एक्सीलेंस स्कूल, सरकारी स्कूल था जिले का, उसमें एडमिशन लिए। वहाँ से 10वीं 12वीं पास की। हाँ, मोटिवेशन हमेशा काम आता है। 10वीं में मेरे, जब मैंने 92% बने थे, उस समय टॉप किया था, तो सम्मान मिला था, पहली बार गोल्डन कलर की ट्रॉफी मिली थी, सील। तो वो मैं घर लेके गया तो पूरा गांव देखने आया, बोले सोने की सील मिली है इसको, सोने की सील। तो वो मेरे को भी जब पहली बार मिल रही थी तो मेरे को भी बड़ा अंदर ही अंदर था कि सोने की होगी। मैंने 1-2 लोगों से पूछा, बोले यार सोने होने की नहीं है। तो वो होता है, देखते हैं तो अपन, वो गोल्डन कलर एक वैसे ही रहता है। तो वो चीज बड़ा अच्छा उत्सुकता थी, पूरा गांव जब आया देखने, तारीफ कर रहे मम्मी पापा की, अरे तुम्हारा लड़का तो बड़ा वो लिख रहा। मेरी मम्मी थोड़ा बहुत बदनाम थी लड़ाई के मामले में, छोटी छोटी बात पर किसी से भी लड़ जाना, मतलब अपने वैसे नहीं, मतलब अपने हक की जैसे छोटी सी बात है। तो एक 2 तरह का नेचर होता है, एक कंप्रोमाइजिंग वाला, सहने वाला, एक वो रहता है कि मेरा हक है तो मैं लड़ लूंगा चाहे जो कुछ हो जाए, मैं तुम्हें तो नहीं देने दूंगा। तो इस बात को लेकर तो थोड़ा सा वैसी थी। तो सब अरे बोले इसका लड़का तो बड़ा वो निकला। मेरी मम्मी का नाम गोलू बाई है, गाँव में नाम भी ऐसे ही रख जाते हैं, कोई नाम नहीं, वो छोटी थी, मामा के यहाँ पट्टी में ऐसे गोल गोल घूमती रहती थी, तो नाम रख दिया गोलू बाई। तो वैसा मतलब बोले इसका लड़का तो अच्छा होशियार निकला, ये तो अच्छा लगता है। मैं अच्छा, ये वो दौर था जब आप 10th 12th के आसपास आ गए थे। हाँ। उस समय ये आपके शिक्षण जो था वो पन्ना में शुरू हो गया था या आपके गांव में ही? नहीं, गांव में हमारे 8वीं तक स्कूल था, आज भी 8वीं तक ही है, फिर पन्ना जाना पड़ा, वहाँ स्कूल नहीं है। हाँ, 10th 12th, और फिर 10th 12th के बाद इंजीनियरिंग की। हाँ, इंजीनियरिंग भोपाल से, हाँ, BE की मैंने सिविल से। तो BE करने के बाद फिर आपका पुलिस लाइन में आने का ये कैसे एक सपना, कहाँ से इच्छा जागृत हुई, कहाँ से मन पूरा
कि पुलिस की जॉब में जाना चाहिए, जबकि पुलिस का जॉब बहुत साधारण तौर पर कहें तो अच्छा नहीं मानते, बहुत ज़्यादा संघर्ष कह लें या बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ अलग तरह की रहती हैं। सही है। मैंने तो टारगेट भी नहीं बनाया था कि क्या बनना है मुझे। हम तो चलते गए, जो मिलता गया। इंजीनियरिंग इसलिए कर ली थी कि सरकारी कॉलेज मिल रहा है और फीस लगनी नहीं है, तो इंजीनियरिंग कर लें। तो बी आपने किस ब्रांच से किया? सिविल से की थी मैंने, भोपाल आरजीपीवी कॉलेज से की है। अब इंजीनियरिंग की, अब वहां पर क्या हुआ कि जीवन में मोड़ आता है, फिर एक मोड़ आया और मेरे से लोग एक राह चलते हुए एक राहगीर मिले, मेरे को बोले क्या करते हो? मैंने कहा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर आरजीपीवी कॉलेज। तो उन्होंने पूछा क्यों पढ़ रहे हो? तो मैंने कहा पढ़ रहा हूँ ज्ञान के लिए। तो बोले सही बताओ, मजाक मत करो, ज्ञानवान तो ये सब कहने की बात है। बोला पढ़ के नौकरी के लिए। हाँ, तो बोले आप सही बोले हो। बोले नौकरी से क्या करोगे? बोला पैसे कमाऊंगा। फिर पैसे से क्या करोगे? बोला अच्छी लाइफ स्टाइल जीऊंगा, मस्ती कर, जो जीवन जीना होगा उस तरह से जीवन जिएंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे। तो बोले ये कितने साल बाद होगा? मैंने बोला कम से कम 4 साल इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद फिर कहो और टाइम लगे तो कम से कम 4-5 साल तो लगेंगे। तो बोले यही शायद अभी चालू हो जाए तो क्या अच्छा नहीं रहेगा पैसा आना? बोला बहुत अच्छा। तो वो मेरे को मार्केटिंग की तरफ ले गए, जिसमें 3 जोड़ों कमीशन मिलता है, फिर 3 जोड़ों फिर कमीशन मिलता है। तो वो मैंने ज्वाइन कर ली। तो वो हालांकि चली नहीं, वो कंपनी कंप्लीट करने के बाद ही आप? नहीं, वही बी करते करते। हाँ, तो क्या रहता है ना, कागज 2 तरह का होता है, एक गांधी जी वाला कागज होता है और एक किताबों वाला होता है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में आकर्षण है। निश्चित। तो वो गांधी जी वाला कागज बड़ा आकर्षित करता अपनी ओर। हमें बोले यार सही बोले, यहाँ पैसे अगर मिल जाएंगे आसानी से तो काय को पढ़ रहे अपन, फालतू को 4 साल खराब कर रहे। तो पढ़ाई हमारी सेकेंडरी हो गई और वो MLM जो कर रहे थे मार्केटिंग, वो प्राइमरी हो गई। मल्टी लेवल। हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग दौर चला था वो। हाँ, वो दौर चला था, तो हमने उसमें ज्वाइन कर लिया। हालांकि कुछ बने उसमें दिखावा बहुत करना पड़ता है। उसका तो उसमें ये काम रहता है गंजे को कंगी बेचना। बिल्कुल आसान काम नहीं, बड़ा कठिन काम है। तो वो करते रहे, कुछ नहीं हुआ, 4 साल निकल गए। इंजीनियर की डिग्री तो पा गए, लेकिन इंजीनियर नहीं बने। तो बहुत बड़ी बात बस एक ये हो गया कि नाम के लिए डिग्री। हाँ, डिग्री पढ़े ही नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से बनेंगे? जब क्वालिटी आएगी नहीं तो कोई काम भी नहीं देगा। फिर घर वालों ने बोला, बोले अब यार तुम्हारी इंजीनियरिंग हो गई, 4 साल हो गए, नौकरी करो। हम अब कहाँ को खाली थे अंदर से, कौन सा कुछ था, ज्ञानवान डिग्री लिए थे। अब उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए हमने बोला एक M.Tech और कर लेते हैं। बोले बड़ी वाली इंजीनियरिंग तो अच्छी जॉब लग जाएगी। तो घर वाले पहले तो सोचते रहे, बोले कर लो भैया, क्या कर देंगे, तो पढ़ाया है अभी, तब इतना खो दिया तो और थोड़ा खोते हैं। तो उनने और तैयार किया। मैं M.Tech करने इंदौर चला गया। इंदौर में 1-2 सेमेस्टर पढ़े, फिर मन नहीं लगा पढ़ने में। उस समय थोड़ा सा कविताएं करने लगे, नया अंदर एक कवि जागृत हुआ। तो फिर तो ये तो एक अलग बात हो गई, कवि भी आपके अंदर है। हाँ, तो वो फिर उसने तो बड़ा माहौल वो किया। बोले अरे ये कहाँ तुम पढ़ाई लिखाई करो, इसमें कुछ नहीं है, दुनिया बहुत छोटी है ये वो। तो फिर हम पढ़ाई छोड़ दिए। फिर घर वालों ने बुला लिया और घर वालों ने घर के अंदर बंद कर दिया। बोले अब तो तुम यही रहो और चलो भैंस चराओ, हाँ हमारे साथ खेती करो। करते थे खेती। इंजीनियर बनने के बाद फिर से अगर उसी माहौल में चले आए और उसी तरह का कुछ काम करना पड़े तो बड़ा अंदर कोफ्त हो रही होता है। लोग मजाक उड़ाते हैं ना, सबसे ज्यादा तो दुनिया में अपने लोग होते हैं ना जो मजाक करते, तो बड़ा चुभन होती है। मैं तो लेकिन मार्केटिंग किया था तो मैं इस बात में तो स्ट्रांग था कि मजाक करने वालों से डरा नहीं, क्योंकि उस समय बहुत वो तो पता है। हाँ, हम अपने पद से डिगेंगे नहीं, वो उससे नहीं डिगेंगे। वो हम लोग मार्केटिंग की एक शायरी सुनाता हूँ आपको कि हंसने वालों को हंसने दो, हंसना कोई बड़ी बात नहीं, हंसने वाले हंसते रहते, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। तो हम लोग मार्केटिंग में सीख के आए थे, ये तो पता था कि ये मजाक उड़ रहा, लेकिन मैं फिर उस समय सुधारने लगा था। मैंने रास्ता बदल दिया था, सारे त्याग कर दिए थे। मैंने संकल्प ले लिया था कि जब तक लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। नहीं तो ये फिर अचानक से लाल बत्ती वाला ये कहाँ से दौर? फिर मैं बोलता हूँ घर बुला लिया मेरे को, तो मैं घर में पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया फिर टारगेट बना लिया कि अब पढ़ना है तो पढ़ना। अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप वापस पहुंचे, वहां पर आपको लगा कि अब मुझे डीएसपी, अब मुझे पढ़ना है, डीएसपी नहीं, मतलब मुझे नौकरी करना है, कोई बड़ी नौकरी मिल जाए। अच्छा, हाँ, उस समय तक ये भी नहीं था कि पुलिस की नौकरी? नहीं, ये तो कुछ नहीं था, वो तो संयोग से, बताता हूँ कैसे मिला मेरे को। तो मैंने पढ़ना शुरू किया 3 अगस्त 2015 को, जब मैंने संकल्प लिया था कि दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। मैंने पढ़ना शुरू किया, सेल्फ स्टडी शुरू की। तो ईश्वर की मेरे ऊपर अच्छी महिमा रही है, मैं हमेशा पढ़ने में होशियार हूँ। तो मुझे कुछ दिनों ही बाद मैंने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। तो मैं फॉरेस्ट गार्ड बन गया, पढ़ता रहा, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करता रहा वहीं जंगल में रहकर।
और वो रहते रहते पीएससी दी, पहले अटेम्प्ट में कुछ नंबर से रह गए, दूसरे अटेम्प्ट में सीधे डीएसपी बन गए। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं था डीएसपी बनना, वो तो थोड़ा नंबरों का हेर फेर हुआ आगे पीछे तो डीएसपी बन गए, और थोड़ा नंबर होते तो डिप्टी कलेक्टर बन जाते, नहीं हो और कम होते तो कुछ और बन जाते। तो पहला जॉब लाइफ का जो था वो आपका फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर? हाँ, पहला फॉरेस्ट गार्ड था, 1-1.5 साल वहाँ तब आपको लगा कि थोड़ी और मेहनत कर ली जाए? हाँ, लगे रहे हम तो, छोड़े नहीं तो ये हो गया, और करते तो कुछ और हो सकता था, लेकिन फिर उसके बाद आपने अभी बातों में एक बात कही, ईश्वर में आपकी कितनी श्रद्धा है? आपको लगता है कि ईश्वर के प्रति अगर आप डिवोटेड रहे, ईश्वर को माने, तो कुछ वो भी आपको सुनता है? देखिए, मैंने देखा तो नहीं है, चूंकि पुलिस में आप इसलिए पूछना बनता है। मैं तो वो वाला हूँ, मैं जो सामने दिखता है मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं मानवता में विश्वास करता हूँ, लेकिन बचपन से जो हमने देखा है, हाँ उसमें भी माना जाता है। हमने जो बचपन से देखा है, ईश्वर तो अमूर्त रूप है, हर जगह विराजित है, ऐसा मानते हैं। और तो ईश्वर मतलब अच्छे काम के लिए ईश्वर है, बुरा किए तो फिर आप हो। तो अपन एक वो है कि अपन बोलते हैं अच्छा ईश्वर की कृपा थी, तो वो मेहनत अपना होता है किस, और अपनी मेहनत से ही सब कुछ संभव है, मुझे ऐसा लगता है। पर मैं ईश्वर को मानता हूँ, मुझे अपनी संतुष्टि के लिए मुझे लगता है कई बार कि ईश्वर को मानता हूँ तो मैं गलत नहीं करता, मुझे ये लगता है कि ईश्वर देख रहा है। जब भी मेरे मन में गलत विचार आता था मैं बोलता यार ये तो नहीं देख रहा है, चलो मीडिया वाला भी नहीं, कोई पर ईश्वर तो देख रहा है, वो 24 घंटे थे, तो फिर मैं गलत नहीं करता। इस स्थिति में मैं मानता हूँ कि हाँ ईश्वर है, कम से कम मुझे उसका सीसीटीवी, हाँ मुझे वो गलत नहीं करने देता, गलत के लिए प्रेरणा नहीं देता, गलत सोचता हूँ तो उसे भी रोक देता कि नहीं ये ज्यादा गलत तुम कर रहे हो, इस पे वो नहीं। तो फिर मैं इस बात के लिए कई बार मानता हूँ कि हाँ ईश्वर है, कम से कम हमें कुछ अच्छा करने के लिए एक संदेश। कितने अटेम्प्ट के बाद आपको इसमें सफलता मिली? पीएससी आपने दूसरा अटेम्प्ट था मेरा, दूसरे में हो गया था, सिलेक्शन हो गया। जब ये बात घर के लोगों को पता चली, परिवार को पता चला कि आप पुलिस की नौकरी में आ रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि आमतौर पर जो महिलाएं रहती हैं वो जरूर कहती हैं अरे कहाँ पुलिस के चक्कर पड़ रहा, वो ऐसा और वैसा। हमारे यहाँ तो ऐसा उन्हें कुछ पता नहीं था पुलिस क्या होता है, कैसे क्या होता है। लेकिन कभी ना हमारे यहाँ थाने गए, आज तक का भी रिकॉर्ड है, लगभग 100 लोगों का परिवार है, ना तो कोई एफआईआर लिखवाने गया, ना किसी के खिलाफ एफआईआर लिखी। तो एकाएक पीएससी में डीएसपी बन गए, घर वाले बहुत खुश थे कि लड़का डीएसपी बन गया। मैं जब फॉरेस्ट गार्ड था वहाँ जंगल से 2 दिन बाद लौट के आया तो बहुत खुश थे लोग। आज भी फोटो देखता हूँ तो मेरे परिवार के छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़ों के ऐसे गांव में घूमते रहते हैं, वो खड़े हैं, फोटो खींच रही है, मिठाई खा रहे हैं। चाची लोग हमारे यहाँ लमटेरा गाते हैं, गांव में लमटेरा गा रही हैं, मेरे को माला पहना रही है, टीका लगा रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा। उस दिन मेरी माँ के भाव थे, मैं लोगों को सुनाता हूँ, आपके माध्यम से भी बता रहा हूँ। मैडम मेरी जो माँ के विचार थे वो ये थे कि ए गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया। ऐ गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया, तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। तो मेरी माँ के ये भाव थे, मुझे भी अच्छा लगा, फिर मैं पुलिस की नौकरी में आया। और पुलिस की इस वर्दी ने, खाकी वर्दी ने मुझे बहुत सम्मान दिया और मैंने भी लोगों की सेवा की। ये ऐसा कपड़ा है कि आप नेक काम बहुत लोग करते हैं, हमसे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग नेक काम करते हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो यही बोल रहे हैं, हम तो जो शासन की सुविधाएं हैं उन्हीं का सदुपयोग कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से मेरे को शासन की गाड़ी है, मैं अगर किसी को लिफ्ट दे रहा हूँ तो मैं कौन सा अपनी प्राइवेट गाड़ी में दे रहा हूँ, तो शासन की सुविधा का सदुपयोग कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुझे जाना है, मदद कर दी, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो बस कर रहे हैं। तो पुलिस से बहुत सम्मान मिला, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे लिए तो ये मतलब मेरी शान है, जान है, मेरी पहचान है। तो खाकी वर्दी ने तो मुझे बहुत कुछ दिया। जब आपका चयन डीएसपी पद के लिए हुआ, उसके बाद शायद ट्रेनिंग भी होती है, तो ट्रेनिंग के बाद आपका फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस जगह पर हुआ था जहां आपको अपना जो रुतबा दिखाने का मौका मिला हो, या आपके अंदर जो भी भावना है, एक पद की जो गरिमा रहती है, सब कुछ वो किस तरह से आपका सामने परिलक्षित हुआ? मैं सबसे पहली पोस्टिंग मेरी बैतूल जिले में हुई थी, और बैतूल में जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद ट्रेनिंग में थे। ट्रेनिंग के बाद जब हम जिले में पहुंचे उसी समय 2020 में कोरोना लग गया, और कोरोना के समय रुतबा दिखाने का तो टाइम ही नहीं था, वो सेवा करने का टाइम था। और तो उस समय हमने जो लोगों की मदद की, लोगों के साथ खड़े रहे,
उस समय मुझे जो प्रेम दिया लोगों ने सोशल मीडिया में, और ये तभी से फिर मेरे को भी लगा कि हाँ, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने अच्छे काम को लोगों तक दिखा सकते हो। हाँ, क्योंकि जब आप नए नए हो तो आप मीडिया से भी नहीं जुड़े होते हो, आपके सभी से संपर्क भी नहीं हो पाते, धीरे धीरे होते हैं व्यक्ति के। तो वो सोशल मीडिया से मैं जुड़ा, वहाँ पर एक बैतूल टॉक्स नाम से पेज था, एक बैतूल से, उसने मेरे 1-2 वीडियो डाले, तो वो इतने खुश होते थे, तो मुझे लगा कि क्या उनके मिलियन व्यूज़ आते थे। तो वो मेरे को लगा कि चल लोग अच्छा काम पसंद करते हैं, देखते हैं। तो बैतूल में मैं रहा हूँ, वहाँ पर मेरी पूरी ट्रेनिंग बैतूल ज़िले से हुई है। इसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर एसडीओपी रही है, फिर अभी घाटी गांव रही है, और अभी वर्तमान में बेहट एसडीओपी हूँ। अच्छा, आपको लोग सोशल मीडिया डीएसपी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, कैसा लगता है ये आपको जो टैग मिला हुआ है, फेम मिला हुआ है? सोशल मीडिया डीएसपी तो वैसा अजीब सा शब्द हो गया ऐसा कुछ नहीं है, पर क्या है कि 2 तरह चीज़ें होती हैं। एक तो जब आप काम करते हो, आप उस चीज़ को वो करते हो तो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है। मेरे पास बहुत से लोग काम लेकर आते हैं, मेरे क्षेत्र के भी नहीं होते, दूसरे क्षेत्र के, और हम प्रयास करते, कई बार सफल भी हुए। मैंने बहुत से समझौते हुए पति पत्नी के, तो हमने किए। मैं दतिया ज़िले का एक मैटर था, और मतलब लड़की की शादी दतिया में हुई थी और लड़की यहाँ की थी, ग्वालियर की। मैं पोस्टेड था घाटी गांव में, तो वहाँ से जन सुनवाई में आया था, तो मुझे मिल गया। मैंने उसको पिक किया, स्वयं अपने हाथों में लिया, दोनों पक्ष को बुलाया। वो लोग घाटी गांव है, दोनों का कोई लेना देना नहीं घाटी गांव से, लेकिन आए, बात की हमने 7-8 घंटे, उन लोगों से समझाया, उनसे बात की कि रिश्ता क्या होता है, शादी तो की, तो कहीं ना कहीं रिश्ते के लिए की। तो वो लोग पहले तो ऐसे थे कि लग रहा था कभी नहीं मानेंगे, लेकिन मान गए। आज लगभग 1.5 साल होने वाले हैं, आज तक दोबारा फ़ोन नहीं आया उनका कि कुछ हुआ। तो मतलब इतने अच्छे से रह रहे। तो मुझे लगता है कि हमारा अगर एक छोटा सा प्रयास से कुछ अच्छा हो रहा तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके काम की एक थोड़ा सा नेगेटिव भी लोग देखते हैं। लोगों को लगता है कि ये डीएसपी साहब जो पुलिसिंग का काम है वो करके तो अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव ज़्यादा दिखाई देते हैं और पोस्ट ज़्यादा करते हैं। ये जितने भी आपके जो वीडियोस वायरल होते हैं उसमें ज़्यादा शायद इंटरेस्ट लेते हैं। काम हम करते हैं कि नहीं? तो इस तरह की लोग बात जरूर करते हैं। आप हाँ, करते होंगे, बिल्कुल। मेरे को भी सुनने में आता है। तो उनके लिए तो मैं देखिए यही बोलता हूँ कि काम कोई 2 तरह के वीडियो होते हैं, एक विचार के होते हैं, एक काम के होते हैं, ठीक है। और जब किसी में विचार है, अगर वो एक अच्छी एनर्जी दे रहा, लोगों को मोटिवेट हो रहे हैं, तो उसको देने में क्या दिक्कत आ रही है हमें। अगर मैं किसी स्टूडेंट्स के लिए अगर 4 लाइन बोल के एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसी सोशल मीडिया में उल्टे सीधे वीडियो चलते हैं, किसी की गाली गलौज के चलते हैं, मारपीट के चलते हैं, कौ कट्टे से फायरिंग कर दी, लोग तो देखते ही हैं ना। उससे तो किसी की अच्छी एनर्जी आ नहीं रही लोगों को मन में, या तो विचलित हो रहे हैं युवा, या वो हो रहे हैं। तो मैं तो या तो अवेयरनेस की वो करता हूँ वीडियो, या लोगों को एजुकेशन के लिए। मेरा सबसे बड़ा टारगेट रहता है एजुकेशन। और मैं अभी भी हूँ, जब तक भी नौकरी में रहूँगा, मैं जहाँ भी रहूँगा, मैं शिक्षा के लिए प्रयास करता रहूँगा। और समाज के उस वर्ग को मैं प्रयास करूँगा जोड़ने के लिए कि वो शिक्षा के प्रति आएँ, जो अनपढ़ हैं, जिनकी कई पुश्तें निकल गई आज़ादी के बाद, आज भी अनपढ़ हैं। मैं देखता हूँ हर जगह कहीं ना कहीं घुमंतु प्रजाति के लोग मिलेंगे, आज उनकी कोई पीढ़ी नहीं पढ़ी, अभी जो बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ रहे। कम से कम मैं उनके पास जाकर प्रयास करता हूँ, अगर एक बच्चा भी उसमें से पढ़ जाएगा, कुछ कर लेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। और उनको वो तो उनके जीवन में बदलाव आएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो मैं इसलिए प्रयास करता हूँ कि शायद किसी में बदलाव आए। और आते हैं, बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर आपका ये देख कर हमें अच्छा लगा। वो अपने आप को मेरे से भी कई लोग तुलना करते हैं कि अगर ये कर सकते हैं, इन परिस्थितियों से पढ़कर यहाँ पहुँच सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। और हर कोई एक दूसरे से तुलना करता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था, यहाँ पर मैंने इतनी मेहनत की, ऐसे की। तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे कार्यकर्ता होंगे, उनकी पार्टी के अन्य जो राजनीति में रुचि लेते होंगे, वो कम से कम एक हौसला तो है उनके अंदर कि जब ये व्यक्ति वहां पहुंच सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और करते हैं लोग। और वही निराशा वाली बात, कोई बोले कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं होता, उसके लिए तो बहुत जुगाड़ चाहिए, पैसे चाहिए। तो हर किसी के पास जुगाड़ है नहीं, हर किसी के पास पैसा नहीं, तो आदमी डिमोरलाइज होगा, कोई आदमी फिर कदम भी नहीं चलाता। एक बीमार को अगर डॉक्टर ये बोल दे कि तुम बहुत गंभीर बीमारी है, बच नहीं पाओगे, तो आधा तो वैसे ही मर जाता है। फिर ये बोल दे इतना पैसा लगना है, तुम कुछ करो जुगाड़, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो वो और टूट जाता है। आधे से ज्यादा बीमारी तो पैसे को लेकर और इसको लेकर हो जाती है। और वही डॉक्टर प्रेम से बोलता है अरे सब होता है, देखो इसको इससे बड़ी बीमारी थी, ये सही हो गया, तुम्हारी तो इससे कमजोर है। तो जब आदमी नीचे गिर रहा हो
तो उसे देखना चाहिए कि उससे भी इतने निकृष्ट लोग हैं जो जिंदगी जी रहे। और जब आदमी ऊपर बढ़ रहा हो तो उसे आसमान की ओर देखना चाहिए कि नहीं मेरे से ऊपर भी कोई है, तो उस पर ईगो नहीं आता। और जब बहुत नीचे होता तो वो निराश नहीं होता। दोनों चीज़ होनी चाहिए, घमंड ना आए जब आप आगे बढ़ो, जब आप बहुत नीचे गिर रहे हो उस समय आप पे निराशा ना हो। तो इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें काम आती हैं, मोटिवेशनल चीज़ें। लोग अपने आप को हौसला देते हैं और उनको एक सहारा भी बनता है कई बार। तो इसलिए मैं प्रयास करता रहूँ, किसी को अगर छोटा सा भी मेरे से प्रेरणा मिले तो मैं किसी के काम आ सकूँ, तो प्रयास करता रहता हूँ। हाँ, आप सॉफ्ट स्पोकन पर्सनैलिटी के तौर पर हम जाते हैं, पुलिस लाइन में आपकी ये जो पर्सनैलिटी है ये कहीं कमज़ोर नहीं पड़ती दिखती? जो क्रिमिनल्स होते हैं या जिनसे कभी कुछ राज उगलवाने या कुछ भी अपने तरीके से आप लोग हैंडल करते हैं, थोड़ा कड़क होने की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, हो पाते हैं? नहीं, हम हो जाते हैं। हमारे पास क्या कि पुलिस में एक व्यक्ति नहीं है। हाँ। पुलिसिंग होती है थाने से। आपका दूसरा कोई? हाँ, पुलिसिंग होती है थाने से। थाने में शुरुआत होता है सिपाही, फिर हवलदार, ASI, सब इंस्पेक्टर, TI, फिर मेरा नंबर आता है। मैं किस नंबर पे हूँ? 6वें नंबर पे। तो इससे नीचे 5 लोग हैं, तो सबके अलग अलग काम हैं। तो वो इस हिसाब से काम होता है। हमारा काम रहता है इंट्रोगेशन करना। और आज के समय पे भी वो पुलिसिंग नहीं रही। आप किसी को थोड़ा सा मार दो और कुछ गलत हो जाए तो उल्टा पुलिस ही कर जाता है। हाँ, तो वो चीज़ भी नहीं कर सकते। तो बाकी टेक्निकली पूछताछ कर रहे हैं हम लोग करते हैं। और पहले हमारे थाने वाले कर लेते हैं। बहुत से 95% मामले तो थाने में ही पूछताछ और वो करके। अब कुछ ऐसे मामले आते हैं जिसमें ब्लाइंड है हमारे उसके, तो मैं टेक्निकली उपयोग करता हूँ। क्योंकि व्यक्ति एक बार जवाब देता है, अगर झूठ है तो उसके साइंटिफिक एविडेंस बोलते हैं, CDR बोलती है, टावर लोकेशन बोलती है आजकल काफी। हाँ, अगर मान लो DNA वगैरह कराया तो वो बोलती है। मेडिकल परीक्षण बोलता है कि नहीं तुमने, वो बोलता है कि मैंने तो कुछ डंडा से मारा। वो धार डॉक्टर की जो बता रही रिपोर्ट की नहीं ये तो धारदार हथियार से मारा, तो अपने आप पता चलेगा कुल्हाड़ी से मारा। तो वो कुल्हाड़ी हम ढूंढेंगे, मिलेगी तो अपने आप सबूत आ जाता है। वो मतलब बोलना पड़ता है। आपको परेशानी नहीं आती? आप नहीं, मुझे नहीं आती। और कर लेते हैं, सब हैंडल कर लेते हैं। और व्यक्ति तो वही जो जैसी जरूरत पड़े वहां वैसा बन जाए। आपके परिवार से जुड़ा एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है। आपकी जब शादी हुई तो कहा जाता है कि आप साइकिल पर अपनी वाइफ को लेकर घुमाए थे या कुछ इस तरह की, कुछ क्या थी वो कहानी? मेरी शादी हुई थी, उसके बाद हम लोग जब गांव आए थे वापस विदा करा के, हमने पूरी शादी तो आपके पास जीप होगी? हाँ, गाड़ी से लेकर नेचुरली होता था। शादी हमारी पूरी नेचुरली थी। पालकी से विदा कराए थे हम। फिर उसके बाद 25-30 किलोमीटर दूर पालकी नहीं जा सकती, लेकिन कुछ दूर बाद फिर जीप से लेके आए थे। उसके बाद हमारे यहाँ देवता पूजते हैं, तो देवता पूजने जाना था। तो मेरे दादाजी का जो चबूतरा था वो थोड़ा जंगल में था, तो फिर उसको मैं साइकिल से लेके गया था। हाँ, तो वो चला हाँ, साइकिल में बैठे थे। हाँ, तो वो क्या विदाई के बाद का था, इसलिए लोगों ने उससे जोड़ लिया कि साइकिल से विदाई हुई। हाँ, तो वो साइकिल का हमने उपयोग इस तरह से किया था। संतोष जी, मैं थोड़ा सा एक दूसरी बात करना चाहूँगा। आजकल हमारे समाज में सोशल मीडिया तो बहुत एडवांस हो चुका है। साइबर क्राइम उसी का एक दूसरा पहलू अगर हम कहें, अगर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ही बहुत ज़्यादा फैलता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को AI के जरिए या कुछ फेक वीडियोस बनाकर न जाने कितने तरीकों से ठगा जा रहा है, उनके साथ रैप किया जा रहा है। पर लोग बड़े अलग अलग ढंग से परेशान हैं। तो जब आपके पास पहुँचते हैं तो किस तरह से आप विवेचना करते हैं, किस तरह से केस सुलझाते हैं, लोग किस तरह से राहत दिला पाते हैं? क्योंकि बड़ा टेक्निकल इसमें एस्पेक्ट आ जाता है। थोड़ा ये बड़ा टफ काम है अभी, क्योंकि उतना अच्छा सिस्टम नहीं हुआ। क्योंकि जो साइबर अटैक करते हैं वो एक तरीके से बुद्धिमान लुटेरे हैं। यहाँ जो लूट ले जाते हैं मिर्ची पाउडर डालकर या जबरदस्ती, तो ये तो वैसे नहीं है। वो बुद्धिमान दिमाग लगाकर वो सिम कार्ड किसी और का यूज करते हैं, बैंक अकाउंट किसी और का, कहीं का और जो ऑपरेट करते हैं कहीं और बैठ के करते हैं। जैसे अगर वो MP का है तो बॉर्डर में जाएगा MP UP के, और UP की एरिया में बैठ के ऑपरेट करेगा। तो पुलिस घूमती रहती इन राज्यों में, कहाँ घूम पाएगी, अब पकड़ भी नहीं पाएगी। और फंड से उन्हें लेना देना है, बाकी वो कभी और कुछ करते नहीं है। तो इसमें जागरूकता ही व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा साधन है। मैं लोगों को बताता हूँ, जो भी धमकी देते हैं कि तुम्हारा ये पोर्न वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिए, पैसे नहीं डालोगे तो बदनाम कर देंगे, आज तक अभी तक तो नहीं उनने शेयर किए, ना करेंगे।
अगर कहीं पॉर्न वीडियो है तो यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता, तत्काल उसको कंटेंट को वायलेशन में लेकर और फिर डिलीट कर देता है। फेसबुक में भी यही है, इंस्टाग्राम की अलग स्टोरी है। तो वो चीज़ें डरे नहीं, अगर कोई ऐसा शिकार हो भी गए हैं तो पैसे जरूर ना भेजें। अगर आप पैसे भेज देंगे तो वो फिर समझ जाते हैं कि ये डर रहा है व्यक्ति, और आपकी जो सोशल साइकोलॉजी है उसका फायदा उठाकर फिर वो और मांग करते हैं और आप देते जाते हो। बाद में ऐसा हो जाता है कि आप कुछ नहीं बचता, फिर पुलिस के पास पहुंचते हो। जब पुलिस के पास पहुंचते हो बहुत देर हो चुकी होती है, पहले ही पहुंच जाना चाहिए। पैसे निकल जाते हैं, कुछ बचता नहीं है। तो पुलिस भी बेचारी समझाती है, फिर प्रयास करती है, कई बार मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते। तो इसमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। मैं तो ये बताता हूँ कि भाई इस बात पे विश्वास करो, ये देखो कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को एक दिन समोसा खिलाता है, फिर अगले दिन उससे कहता कि तू खिला। जिंदगी ऐसा चलता है कि नहीं चलता। जब एक हमारा अच्छा दोस्त हमें 100-200 रुपए की पार्टी देने के बाद दोबारा मांगता है, डेली नहीं दे सकता, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि 25 लाख की लॉटरी एक फोन पर आ जाएगी घर पे। ये सोचने वाली बात है। अपन कैसे कल्पना कर सकते हैं कि भाई ये गाड़ी इतनी सस्ती मिल रही, 1 लाख की मिलने वाली गाड़ी 20,000 में विज्ञापन देखा हमने, उस पर क्लिक कर देना शुरू किया, लिंक पे जाते गए, उनने नाम पूछा, पता पूछा, बोले ये बताओ वो बताओ, OTP बताया और पैसे खत्म। तो वो चीजें हमें सोचनी है कि जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ऐसे नहीं संभव। सोशल मीडिया में, साइबर की दुनिया में वो पूरा फ्रॉड हो रहा है। तो इन चीजों से बचने का एक ही तरीका है कि आप संभल कर रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। जनरल अवेयरनेस मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है। और जब आपके ऊपर साइबर क्राइम जैसी कोई घटना अगर होने की स्थिति दिखती है आपको, तो सबसे पहले शायद पुलिस को ही पहुंचना चाहिए। इससे पहले कि घटना हो जाए, आपको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए। बिल्कुल तत्काल करना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति बाद में बनेगी पुलिस तक तो जानकारी पहुंचेगी। मेरे को लगता है कि आप इन्वॉल्व नहीं होगे, उनका फोन नहीं उठाओगे तो आपके साथ अपराध तो होगा नहीं। एक बार आ गया, आ जाने, दोबारा मत करो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नहीं होता। फिर आप लिंक कल क्लिक करते हो, बात करते हो उनसे, तो वो आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। कई बार ये ट्रेंड हो जाता है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि आपके लड़के पढ़ रहे होंगे बाहर कोचिंग में, तो वो पूरा डेटा इकट्ठा कर लेते कि इस कोचिंग में पढ़ रहा और ये इतने बजे कोचिंग जाता है, उस समय फोन बंद रहता है। फिर वो फोन लगाते हैं, वो बनकर बोले तुम्हारा लड़का एक रेप केस में पकड़ा गया है और अगर 1 लाख नहीं दोगे तो इसको फंसा देंगे, जेल भेज देंगे। अब बैकग्राउंड में रोने की आवाज आती है, पापा बचा लो, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे जबरदस्ती फंसा रहे, प्लीज बचा लो बचा लो। ऐसे 2 केस हुए मेरे रिश्तेदारों के साथ, मेरे से यहाँ बात करते जा रहे, फिर भी उन्होंने 20,000 भेज दिए। अब फिर मैं समझाता जा रहा हूँ, अब कुछ नहीं होता, भेज दिए। अब बाद में 1 घंटे बाद बोले, अब वो कोचिंग में बैठा तो फोन आया, उस समय फोन बंद, वो पूरा डाटा इकट्ठा करते हैं ना कहाँ क्या कर रहे हैं। तो एक ये चीज चली है, अगर कभी भी पुलिस वाला रिश्वत फोन पे मांग ही नहीं सकता कि फोन पे भेज दो। अगर नौकरी कर रहा है सरकारी, उसे पता है कि फंसना थोड़ी है, ठीक है। दूसरा तो ये सोच लो ना यार कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर होगी घटना, मैं बोलता हूँ गलती की होगी, और अगर पुलिस वाला बोलेगा छोड़ने के लिए पैसे, तो कभी मांगेंगे ना, बोलेगा आके या तो मिलो, या बुलाएगा आपको। और फ्रॉड वाले बुलाते नहीं हो तो सीधे बोलते इस पे ये भेज दो, भेज दो। तो वो चीज देखें, इन चीजों में नहीं फंसे, जागरूक बने, एक अच्छा नागरिक बनेंगे, सुरक्षित रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अच्छा संतोष जी, पुलिस ने साइबर क्राइम से बचाने के लिए लोगों को कुछ स्पेशल कैंपेन्स या कुछ प्रोग्राम्स कुछ तैयार किए हों, पुलिस ने कुछ आगे बढ़कर कुछ पहल की हो, ताकि लोग अवेयर हों, और जो लोग थोड़ा सा पुलिस से डरते हैं और शायद पुलिस के डर के कारण वो पहले क्रिमिनल्स के यहाँ उसमें फंस जाते हैं जाल में। अब पुलिस ने बहुत, हमारी जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और साइबर के लिए जो काम करते हैं दिल्ली से, उन बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं, कानून भी बनाए गए, IT एक्ट बनाया गया, उसमें स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। और इसमें साइबर की जो वो है, उसमें बहुत सारी अभी धीरे धीरे परिवर्तन आते जा रहे हैं, जल्दी सुनवाई हो रही है। जैसे मोबाइल गुम होते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा वो है, आप जाके साइबर शाखा में एक आवेदन दो, IMI नोट कराओ, तो मोबाइल जब भी चलेगा तो 2-3 महीने बाद, 1 साल बाद आपको फोन वापस मिलेगा, इसकी गारंटी है। अगर गुम मोबाइल, ये आज के समय में बड़ा अजीब सा स्थिति बनती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास हफ्ते भर भी उसके पास उसका खुद का फोन ना हो, निश्चित रूप से वो दूसरा फोन ले लेता, पर वो भी मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं। मिले हम लोग तो 100-100, 200, 500 बांटते हैं SP सर, कभी भी 1-2 महीने बाद तो फोन मिल रहे हैं। तो साइबर डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, एक नई टेक्नोलॉजी है, नई दुनिया है, तो हमारे लोग भी अवेयर होंगे, धीरे धीरे जुड़ेंगे
और पुलिसिंग भी अवेयर होगी। पुलिस के पास भी ये चीज़ें नहीं थी, तो वो चीज़ें आएगी। पर अभी मैं लोगों से ही बोलता हूँ कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा कंट्रोल है। अगर आप जागरूक हैं तो क्राइम नहीं होगा, क्योंकि वो फिजिकली आता नहीं है सामने साइबर दुनिया वाला कि आप पे अटैक करेगा, और कोई ऐसा सबूत नहीं रहता कि पुलिस तत्काल पकड़ ले। वो तो टेक्निकली सबूत है, दूसरे पे हम भी डिपेंड हैं। वो तो एक तरह से कह सकते हैं हिप्नोटाइज करके उसको। बस हम भी दूसरे पे डिपेंड है ना। आपकी कंप्लेंट आएगी तो हम किस पे, कंपनी के पास भेजेंगे। अगर बैंकिंग फ्रॉड हुआ तो बैंक वाले के पास भेजेंगे, भाई कहाँ पैसा गया, किसने निकाला। डायरेक्ट पुलिस के पास कुछ नहीं है। और नॉर्मल जैसे मान लो आप पे कोई ने कट्टा अड़ाया तो पुलिस को पता है, FIR कराओ, इसने कट्टा अड़ाया, उसको पुलिस पकड़ के जेल भेजेगी। उसमें हम साइबर में कंपनी से मांगते हैं जानकारी, कई बार कंपनी देती नहीं देती, वो प्राइवेट कंपनियां रहती हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो उन चीज़ों से अच्छा है कि आप बच के रहें और सुरक्षित रहें। संतोष जी, सोशल मीडिया पर काफी अच्छा अचीवमेंट है आपका। यूट्यूब की तरफ से आपको शायद कोई सम्मान भी मिला है, ऐसा कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला ऐसा सम्मान। लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स बहुत है, व्यूअर्स तो आपकी बहुत है, मिलियंस में है। तो ये अब वो लोगों को अच्छा लगता है, हम लोग शेयर करते रहते हैं सोशल अवेयरनेस के वीडियोस, तो लोग पसंद कर रहे हैं। चलिए अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है कि कम से कम लोग पुलिस की सराहना तो कर रहे हैं। इस काम के लिए आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कभी कोई पुरस्कृत किया गया हो? नहीं, हमारे अधिकारी, पुलिस का एक वो चेहरा जो लोगों के बीच आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, आप उसको लेकर जा रहे हैं, तो एक अच्छा हमारे अधिकारी अप्रिशिएट करते रहते हैं, क्योंकि ऊपर से भी निर्देश रहते हैं कि सभी के सोशल मीडिया हैंडल होना चाहिए। जो ग्वालियर पुलिस का सोशल मीडिया पेज है, ट्विटर में भी है, एक्स में और इसमें फेसबुक में, तो सभी मध्य प्रदेश पुलिस का है। तो अब वो इसीलिए बना है कि हम जो अच्छे काम करें अपने शेयर करें, क्योंकि हमें पता हमारी एक गलती होगी तो मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे 1 लाख 2 लाख सब जगह चलेगी। अगर अच्छा काम हमें बताना पड़ेगा लोगों को तब पहुंचेगी। आज के समय अलग चीज़ है, क्योंकि गलत काम तत्काल पहुंच जाता है, अच्छा काम नहीं पहुंचता। तो वो इस तरह से अब एक डिपार्टमेंट ही बन गया हर जगह। PRO होता है जिले में, मतलब शासन के अच्छे कामों को बताने के लिए। तो वो चीज़ें हैं, तो हम लोग भी अपना प्रयास करते हैं जो अच्छे काम करते हैं, और अवेयरनेस लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पुलिस कैसे काम कर रही है, कैसे मदद ले सकते हैं। तो प्रयास करते हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है तो लोग प्रेम दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। संतोष जी, चलते चलते सोशल मीडिया के जो आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, खासकर पुलिस को लेकर? पुलिस को आमतौर पर लोग इसी तरह से जैसा बताए रहते हैं, डरते हैं लोग कि यार पुलिस में जाना ना पड़े, लेकिन शायद अगर वो पुलिस के पास समय रहते पहुंच जाएं तो बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। मेरा सभी से यही आग्रह रहेगा कि पुलिस थाना आपके सहयोग के लिए बना है, और पुलिस के जो 3 अक्षर हैं मैं इनको तीनों को एक्सप्लेन किया था मैंने। पू मतलब पुकार, ली मतलब लीजिए सहायता के लिए। अगर आप पुकारेंगे तो हमारी पुलिस रात को दौड़ी हुई आएगी आपके पास, और सबसे अच्छा साधन है पुकारने का पुलिस को 100 नंबर। आप 100 लगाएंगे तो आप कहीं भी होंगे मध्य प्रदेश के किसी भी कोने पे, और मध्य प्रदेश से बाहर हैं तो 112 लगाएंगे तो पुलिस आपके पास पहुंचेगी। और अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है इसमें, तत्काल पुलिस पहुंचती है। थोड़ा जो रीच टाइम है वो भले ही थोड़ा लग जाए। अब वो कई बार एक इवेंट दूसरे इवेंट पे होती है तो फिर पुलिस वहां से वापस आती है, लेकिन आती है। मतलब उससे अच्छा कि आप थाने जाने से अच्छा है पुलिस मौके पर आती है आपके पास। नहीं तो रात में आपको थाने जाने के लिए सामान्य व्यक्ति का साधन नहीं होते, उसको दूसरे की वो करना पड़ता है। लेकिन डेली 100 नंबर किसी न किसी घायल को अस्पताल पहुंचाती है। डेली की बात कर रहा हूँ, लोगों को लेकिन नहीं पता चलता तो लोग फिर पुलिस को बोलते हैं अरे पुलिस ने कुछ नहीं किया, टाइम पे नहीं आई। क्योंकि जो पीड़ित होता है उसे ये लगता है कि दर्द होता है ना, जिसको उसे लगता है मुझे अब बस एक कोई छू लेते में मेरा दर्द सही हो जाए। होता है सभी को, हमें भी होता है, सभी को होता है जब पीड़ित होता है व्यक्ति। मानव प्रवृत्ति है। हाँ, वो मानव प्रवृत्ति है। लेकिन पुलिस पहुंच रही है, पुलिस अच्छी सुविधाएं दे रही है। तो आप लोग कोई भी क्राइम होता है तो पुलिस को बुलाइएगा, पुलिस जरूर आएगी। और पुलिस में अच्छे लोग हैं, और जो पुलिस में गलती करते हैं पुलिस के अंडर आपके पास बहुत से साधन है। आज के समय मोबाइल चला है, अगर कोई गलत कर रहा तो वीडियो बनाइए उसका, और वीडियो बना लोगे तो फिर पुलिस वाला कभी गलत नहीं करता। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है पुलिस वाला, वो भी व्यक्ति के विचार कैसे भी हो सकते हैं, उस पर कोई वो नहीं कह सकते। और कई बार बिहेवियर रहता है अपना अपना, तो रात में 2 बजे आपने फोन लगाया, वो उस समय सो रहा हो,
नींद भले ही में- गाड़ी में सो रहा हो कल बैठे बैठे, तो उसे उस समय अटपटा सा लगता है, तो फिर वो उस समय वैसा बिहेवियर रहता है। लेकिन ऐसा नहीं, आप अगर अपनी बात रखोगे तो आपकी बात सुनी जाती है और पुलिस मदद करती है। संतोष जी, हमारे साथ बात करने के लिए, तमाम सवाल जो मैं समझता हूँ दर्शकों के जहन में होंगे, उनका एक बहुत शानदार तरीके से आपने जवाब दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनसाथी थैंक यू, में थैंक यू, थैंक स्टूडियो यू, आने के लिए। थैंक यू। खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।